आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे सामने है इतिहासकार डॉक्टर श्याम पी देवकर की किताब स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ बेरार। इसके कुछ खास अंशों पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। ये स्रोत हमें बेरार मतलब आज का जो विदर्भ क्षेत्र है उसके कल्चर, इतिहास, समाज, यहाँ तक कि वास्तुकला के उन पहलुओं से मिलवाते हैं जिन पर अक्सर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। हाँ, और डॉक्टर देवकर खुद अपनी भूमिका में ये साफ कहते हैं कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं होता। सही कहा। असली इतिहास तो आम लोगों का होता है। उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, उनकी जिंदगी से बनता है। और बेरार जैसे इलाके जो अक्सर मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में कहीं पीछे छूट जाते हैं, उनके ऐसे ही अनजाने पर बहुत जरूरी पहलुओं को सामने लाना ही इस किताब का मतलब एक तरह से मिशन है। हाँ, उन गुमनाम कहानियों को आवाज देना। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि डॉक्टर देवकर की इस किताब से बेरार के सुनहरे अतीत के कुछ सबसे दिलचस्प, पॉजिटिव और जानने लायक जो बातें हैं उन्हें सामने लाएं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जो अपने आप में एक कहानी है। बालापुर का कुतुबखाना खानकाहे नक्शबंदी। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी तो नहीं थी, है ना? स्रोत बताते हैं कि ये ज्ञान और आध्यात्म का एक बड़ा अनूठा संगम था। हाँ बिल्कुल, ये महाराष्ट्र की सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से एक है। सोचिए, 1649 में बनी थी। हजरत सैयद शाह इनायतुल्लाह नक्शबंदी ने इसकी स्थापना की थी। नक्शबंदी सिलसिला। हाँ, सूफीवाद की एक बहुत अहम और क्या कहते हैं प्रभावशाली शाखा। और दिलचस्प बात यह है कि सूफी परंपरा में ज्ञान के दो तरह के मतलब माने जाते हैं। एक इल्म, यानी जो बाहरी दुनिया का ज्ञान है। अच्छा। और दूसरा मारिफ, यानी वो रूहानी या अंदरूनी ज्ञान जिससे आप परम सत्य को महसूस करते हैं। और ये कुतुब खाना वो इन दोनों ही तरह के ज्ञान की साधना का एक सेंटर था। मतलब सिर्फ किताबों का ढेर नहीं, एक जीती जागती आध्यात्मिक और बौद्धिक जगह थी। और इसका कलेक्शन, पांडुलिपियां, शाही फरमान, दुर्लभ किताबें, ये सोचने ही कितना मतलब रोमांचक है कि इसे इतना जरूरी माना गया होगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब, हैदराबाद के निजाम और यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जो अक्सर एक दूसरे के विरोधी समझे जाते हैं, सभी ने इसे ग्रांट्स दिए। बिल्कुल, अध्याय 4 में इसका जिक्र है। शिवाजी महाराज ने तो रोजाना 1 रुपए का अनुदान तय किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से, है ना? निश्चित रूप से ये फैक्ट ही बताता है कि ये कुतुबखाना कितना खास था। दिखाता है कि उस दौर में इल्म और रूहानियत का सम्मान सियासी झगड़ों से भी ऊपर था। ये लाइब्रेरी बेरार और दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास, समाज, कल्चर और खासकर सूफी फिलॉसफी को समझने के लिए एक अनमोल खजाना बन गई। नील ग्रीन जैसे इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने भी इसके महत्व पर लिखा है। दुनिया भर से रिसर्चर्स यहाँ की मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ने आते रहे हैं। और आज भी यहाँ कई ऐसी पांडुलिपियां हैं जो पब्लिश नहीं हुई हैं। मतलब आगे की रिसर्च के लिए बहुत स्कोप है। वाकई ज्ञान सहेजने का एक बेहतरीन उदाहरण। हाँ, और ये भी कि कैसे अलग अलग शासकों ने इसे महत्व दिया है। ज्ञान सहेजने की इस मिसाल के साथ साथ बेरार की जो फिजिकल हेरिटेज है वो भी उतनी ही दमदार है, खासकर जब हम पानी और आस्था से जुड़ी वास्तुकला देखते हैं। किताब बुल्डाना जिले की बावड़ी आर्किटेक्चर के बारे में काफी विस्तार से बताती है। ये सिर्फ पानी जमा करने की मामूली जगहें तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बावड़ी मतलब सीढ़ीदार कुआं, ये पानी मैनेजमेंट की एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और आर्टिस्टिक टेक्निक थी। अच्छा। हाँ, खासकर बेरार जैसे दक्कन ट्रैप वाले इलाकों में, जहां वो ज्वालामुखी चट्टानों की वजह से बारिश का पानी आसानी से नीचे नहीं जाता ना। हाँ, सही। तो वहां बावड़िया लाइफलाइन थी। यादव काल में लगभग 12वीं-14वीं सदी में इनका बनना काफी बड़ा और इन्हें बनवाना एक पुण्य का काम माना जाता था, पुण्य कर्म। अध्याय 6 बताता है कि अकेले बुल्डाना जिले में ही 40 से ज्यादा बावड़ियां हैं। कुछ सिंपल में तो कुछ बहुत ही कलात्मक, जैसे अंजनी खुर्द की बावड़ी, उसके 3 अलग अलग एंट्रेंस हैं। अरे वाह। या फिर लोनार की लिम्बी बावड़ी, वो अपनी नक्काशी के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ पानी के सोर्स नहीं थे, बल्कि सामाजिक मेलजोल, पूजा पाठ और यात्रियों के लिए रुकने की भी अहम जगहें बन गई थी। इनका आर्किटेक्चर पानी तक पहुंचने में आसानी के साथ साथ एक कम्युनिटी स्पेस बनाने पर भी फोकस था। और आर्किटेक्चर की बात चल ही रही है तो लोनार के दैत्यसूदन मंदिर का जिक्र जरूरी है। वहां के कामसूत्र पर आधारित मूर्तियां काफी फेमस हैं और कई बार विवादों में भी रहती हैं। क्या किताब इन मूर्तियों को देखने का कोई अलग पॉजिटिव नजरिया देती है, खासकर जब हम स्त्री पुरुष संबंधों की कलात्मक अभिव्यक्ति की बात करते हैं? हाँ, और ये किताब का एक बहुत अहम पहलू है। अध्याय 9 में डॉक्टर देवकर इन मूर्तियों को जिंदगी और कला का एक स्वाभाविक और अभिन्न हिस्सा मानते हैं। ये नजरिया महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र के मूल दर्शन से जुड़ता है।
अच्छा। अक्सर लोग कामसूत्र को सिर्फ सेक्स पोजीशंस की किताब समझ लेते हैं, पर असल में ये काम को जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग मानता है और इंसान के 4 लक्ष्यों, पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक जरूरी लक्ष्य। तो मंदिर की दीवारों पर जो अलग अलग मुद्राएं हैं, जैसे आलिंगन, चुंबन या वो लता वेष्टित तक पोज जैसे बेल पेड़ से लिपटती है, इन्हें सिर्फ कामुकता के भौंडे प्रदर्शन की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि जिंदगी के एक नेचुरल पहलू, इंसानी प्यार और खूबसूरती की कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर देखा गया है। मतलब इसे गलत समझा जाता है अक्सर। बिल्कुल। स्रोत इन्हें खजुराहों की मूर्ति इतना ही सुंदर और कलात्मक बताते हैं। ये उस दौर के समाज की खुली सोच और जिंदगी के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाता है, जहां शारीरिक प्रेम और सौंदर्य को भी आध्यात्मिकता के साथ जगह मिली थी। ये स्त्री पुरुष संबंधों की एक बहुत ही परिष्कृत और कलात्मक चर्चा है, जो पत्थरों पर उकेरी गई है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है जो अक्सर ऊपर ऊपर की बातों में खो जाता है। लेकिन बेरार की पहचान सिर्फ उसकी पुरानी इमारतों और कला तक ही सीमित नहीं थी। ये जमीन सामाजिक चेतना और बदलाव के आंदोलनों की भी गवाह रही है। किताब में फूलेवाद और सत्यशोधक आंदोलन पर काफी जोर है। हाँ, डॉक्टर देवकर अपनी प्रस्तावना में और बाद के अध्यायों जैसे 16 और 19 में इस बात पर जोर देते हैं कि बेरार की मिट्टी में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की एक रवायत रही है। अच्छा। जब 19वीं सदी में महात्मा ज्योतिराव फुले ने पुणे में अन्याय, सामाजिक गैर बराबरी, ब्राह्मणवादी सोच, जाति भेद और खासकर महिलाओं और निचली जातियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई छेड़ी, तो बेरार ने भी इस मशाल को थामने में देर नहीं की। ये जानना जरूरी है कि जब 1873 में सत्यशोधक समाज बना, तो उसकी पहली मीटिंग में पुणे में बेरार से भी लोग गए थे। बापूजी हरी शिंदे। ये दिखाता है कि बेरार शुरू से ही इस सामाजिक क्रांति से जुड़ा हुआ था। किताब में बुल्डाना जिले के कई सत्यशोधक कार्यकर्ताओं का नाम है, खासकर पंडरीनाथ सीताराम पाटिल का। उन्हें तो बेरार का महात्मा फुले तक कहा गया है। उनकी योगदान के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? पंडरीनाथ पाटिल वाकई एक असाधारण शख्सियत थे। अध्याय 16 और 19 उनके काम पर काफी रोशनी डालते हैं। वो फूले के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फूलेवाद के प्रचार और सत्यशोधक आंदोलन को बेरार में मजबूत करने में लगा दी। उन्होंने क्या-क्या किया? उन्होंने न सिर्फ कई सत्यशोधक कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की, बल्कि एजुकेशन की अहमियत को समझा। किसानों और पिछड़े तबकों के बच्चों के लिए स्कूल खोले, लाइब्रेरीज खोली, और इससे भी बढ़कर वो महात्मा फुले के पहले बायोग्राफर बने। उन्होंने फूले की जिंदगी और विचारों को लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, उनकी पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय, बराबरी, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई और शिक्षा, खासकर औरतों की शिक्षा को बढ़ाने में गुजरी। ये बेरार के इतिहास का एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणा देने वाला चैप्टर है। ये दिखाता है कि कैसे फूले के विचारों ने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का काम किया। और फुलेवाद का जो न्याय का कॉन्सेप्ट था, वो भी कितना बड़ा था। अध्याय 21 इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ किसी एक जाति या क्लास के लिए नहीं था, बल्कि समाज के सभी दबे कुचले लोगों, जिसमें औरतें खासतौर पर शामिल थीं, उनके उत्थान पर फोकस्ड था। उस दौर में स्त्री पुरुष बराबरी और महिलाओं के हक की ऐसी बात करना अपने आप में क्रांतिकारी था। एकदम सही कहा। फुले का नजरिया कमाल का इंक्लूसिव था। वो मानते थे कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी औरतें पीछे रह जाएंगी, अशिक्षित और बिना अधिकारों के। उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों को बराबर इंसान माना और उनके बीच किसी भी तरह के भेदभाव का जोरदार विरोध किया। बेरार में सत्यशोधक आंदोलन ने फुले के इसी विचार को आगे बढ़ाया, और ये हमें उस दौर की स्त्री पुरुष चर्चा के एक बहुत प्रोग्रेसिव पहलू से मिलवाता है। बेरार के समाज की एक और खासियत उसका मल्टीकल्चरल होना रहा है। किताब पारसी समुदाय के योगदान, खासकर कॉटन ट्रेड में उनकी भूमिका पर काफी डिटेल में बात करती है। ये एक ऐसा पहलू है जो अक्सर बड़े हिस्टोरिकल नैरेटिव्स में कहीं खो जाता है। हाँ, और डॉक्टर देवकर ने अध्याय 5 में इसे बड़े दिलचस्प तरीके से पेश किया है। 19वीं सदी में, खासकर 1800 से 1900 के बीच, बेरार इंडिया के सबसे बड़े कॉटन पैदा करने वाले इलाकों में से एक बन गया। अच्छा। इसमें पारसी व्यापारियों, खासतौर पे विकाजी मर्जी और उनके परिवार ने बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने न सिर्फ कॉटन के व्यापार को ऑर्गेनाइज किया, बल्कि इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी भारी पैसा लगाया। जैसे
बेरार को बॉम्बे यानी मुंबई के बाजार और पोर्ट से जोड़ने के लिए सड़कें बनवाईं, नदियों पर पुल बनवाए। खामगांव जैसे शहरों में उन्होंने मॉडर्न जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियां शुरू की, जिससे कॉटन इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिली। और इसका एक दिलचस्प इंटरनेशनल कनेक्शन भी था, है ना? अमेरिकन सिविल वॉर से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। जब 1860 के दशक में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा, तो ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिलों को अमेरिकन कॉटन मिलना बंद हो गया। हाँ। ऐसे में ब्रिटिश खरीदारों ने इंडिया का रुख किया और बेरार अपनी बढ़िया क्वालिटी की कॉटन की वजह से एक बड़ा सप्लायर बन गया। इस कॉटन बूम का फायदा उठाने और इसे मुमकिन बनाने में पारसी व्यापारियों की दूरदर्शिता और उनके बनाए हुए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ था। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे एक कम्युनिटी की एंटरप्रेन्योरशिप और अलग-अलग समुदायों के बीच सहयोग ने न सिर्फ व्यापार को बढ़ाया, बल्कि पूरे इलाके के मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव और अहम रोल निभाया। ये सचमुच कमाल है कि कैसे लोकल चीजें ग्लोबल घटनाओं से जुड़ जाती हैं। पारसियों के अलावा किताब बेरार में जैन और बौद्ध धर्मों की पुरानी और गहरी जड़ों का भी जिक्र करती है। निश्चित रूप से। अध्याय 7 में राजा इल और प्राचीन विदर्भ की राजधानी अचलपुर, जिसे इलिचपुर भी कहते थे, उसका जिक्र है। माना जाता है कि राजा इल के टाइम में बेरार जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बना। कुछ स्कॉलर्स तो इसे बेरार में जैन धर्म का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अच्छा। आज भी शिरपुर का मशहूर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर, वेरूल यानी एलोरा की शानदार जैन गुफाएं और मुक्तागिरी का वो पहाड़ियों पर बसा खूबसूरत मंदिरों का समूह, ये सब उसी अमीर जैन विरासत के जीते जागते सबूत हैं। हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है और ये आज भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। बिल्कुल। देश भर से जैन श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और बौद्ध धर्म के क्या निशान मिलते हैं बेरार में? बेरार में बौद्ध धर्म की मौजूदगी भी उतनी ही पुरानी और अहम रही है। किताब के अध्याय 3, 11 और 13 इस पर रोशनी डालते हैं। बुल्डाना जिले में भोन नाम की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। वहाँ मौर्य काल की, मतलब लगभग 3री सदी ईसा पूर्व की, ईंटों से बना एक स्तूप मिला है। अच्छा। मौर्य काल का। हाँ। ये इस इलाके में बौद्ध धर्म की प्राचीनता का पक्का सबूत है। इसके अलावा अकोला जिले में पातुर की गुफाएं और अमरावती जिले में सालबर्डी की गुफाएं भी बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात अध्याय 13 में कही गई है कि मशहूर चीनी यात्री हुएनत्सांग, जो 7वीं सदी में भारत आए थे, हो सकता है कि वो अपनी यात्रा के दौरान बेरार के इसी इलाके से, शायद भोन के स्तूप वाले इलाके से गुजरे हों। अरे, अगर ये सच है तो ये तो बेरार के उस वक्त के इंटरनेशनल कनेक्शन को और भी मजबूत करता है। बिल्कुल। ये सब मिलकर बेरार के उस मल्टी डिमेंशनल और रिच पास्ट की तस्वीर बनाते हैं, जहां अलग-अलग धर्म और संस्कृतियां साथ-साथ पनपी। तो इतिहासकार डॉक्टर श्याम देवकर की इस अहम किताब स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ बेरार के आईने में हमने बेरार के इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला और समाज के कई ऐसे अनछुए मगर बेहद पॉजिटिव, जानकारी भरे और प्रेरणा देने वाले पहलुओं की एक झलक देखी। हाँ। चाहे वो ज्ञान सहेजने का वो कमाल का सेंटर कुतुब खाना हो, या पानी मैनेजमेंट की बेहतरीन मिसाल बावड़ियाँ, या फिर दैत्यसूदन मंदिर की वो कलात्मक मूर्तियां जो जिंदगी के एक सहज पहलू को दिखाती हैं, और साथ ही सामाजिक न्याय के लिए फूलेवाद से प्रेरित वो संघर्ष जिसमें पंडरीनाथ पाटिल जैसे नायकों ने अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। और पारसी, जैन, बौद्ध जैसे अलग अलग समुदायों का इस इलाके के विकास और इसकी मल्टीकल्चरल पहचान को बनाने में योगदान, ये सब मिलकर बेरार के एक ऐसे अतीत की कहानी कहते हैं जिस पर गर्व किया जा सकता है और जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कुछ जरूरी कहानियां कहीं खो जाती हैं। सही बात है। डॉक्टर देवकर का काम हमें याद दिलाता है कि भारत का हर कोना, हर इलाका अपने आप में इतिहास की एक अनमोल किताब है। बिल्कुल। और यहाँ शायद रुककर ये सोचने की जरूरत है, जैसा कि ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, कि हम अपने आसपास, अपने शहर, अपने गांव, अपने इलाके में बिखरे हुए ऐसे लोकल इतिहास, उसकी भूली बिसरी धरोहरों और उसकी अनकही कहानियों को जानने, समझने और सहेजने के लिए क्या कर रहे हैं, पर्सनली और कलेक्टिवली। ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हमारे आसपास भी ऐसे ही पॉजिटिव और प्रेरणा देने वाले अध्याय हैं जिन्हें दुनिया के सामने लाने की जरूरत है? बिल्कुल। शायद हमारे सुनने वाले इस पर सोचें कि उनके अपने इलाके की कौन सी अनोखी कहानियां हैं, कौन से हीरो हैं, कौन सी परंपराएं हैं जिन्हें और जानने और शेयर करने की जरूरत है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।